जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। और ये ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना जो हुई थी जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत की गई थी। इसके तहत 2002 के 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी, इसको ओकोलॉजी को प्रतिपादित किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल भी कहीं कहीं पे, तो अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में इस शब्द का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इकोलॉजी शब्द ओकोलॉजी से बना हुआ है जो कैसा शब्द है? तो एक यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है। और ये एक पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की शाखा है इकोलॉजी, है ना। सबसे पहले प्रयोग अभी हम लोगों ने देखा अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पारिस्थितिकी के जनक भी हम लोग अर्नेस्ट हैकेल को कहते हैं। अगला प्रश्न वही है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो अर्नेस्ट हैकेल ने करी थी। 1972 में ने संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो प्रत्येक कोशी यानी कि ट्रैफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों की जनसंख्या यानी कि जनसंख्या की कुल संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। ऑर्थर टेल्सली, अर्नेस्ट हैकेल, यूजिन ओडम और चार्ल्स एल्टर। तो किसने किया था? चार्ल्स एल्टर ने किया था। 1972 में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेज पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उसने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो ये कौन थे? चार्ल्स एल्टर। ठीक है। अभी ऊपरी प्रश्न देखा था हम लोगों ने। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो प्राथमिक उत्पाद से। किससे? प्राथमिक उत्पाद से। जैसे ये जो पादप प्लवक हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, शैवाल हो गए, छोटे जलीय जीव हो गए, ये सब खाद्य जाल के क्या होते हैं? बेस होते हैं, आधार होते हैं, है ना। तो ये सब प्राथमिक उत्पादक के रूप में माने जाते हैं, है ना। प्राथमिक उत्पादक कौन? जो प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं। अब जैसे इनको कौन खाएगा? जंतु प्लवक खाएंगे, छोटी मछलियाँ खाएंगी, क्रस्टेशियंस खाएंगे, है ना। शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। कौन सा? तो दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं। ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है, इसीलिए खाद्य श्रृंखला को डोमिनो प्रभाव भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, डोमिनो प्रभाव क्या होता है? तो खाद्य श्रृंखला को डोमिनो प्रभाव कहते हैं। खाद्य श्रृंखला 3 भागों में बांटी जा सकती है। सबसे पहले आ जाएंगे उत्पादक, आ जाएंगे, उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे जो उत्पादक को खाएंगे, और उसके ऊपर आ जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो शाकाहारी पौधे होंगे, ये कीड़ों से पोषण करेंगे। उत्पादक में हमेशा हमारे पौधे आएंगे। ठीक है। और जो द्वितीय उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? तो भू संसाधनों को एक सेवा या अन्य संपत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। इनका उपयोग उन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में किया जाता है जो मानव की जरूरत और इच्छाओं को पूरा करती हैं। तो जो भू संसाधन है ना, उत्पादक उपभोक्ता के रूप में, मानव के रूप में, जो मानव निर्मित होता है उसमें वर्गीकृत किया जाता है। यानी उत्पादक उपभोक्ता हम कौन कह सकते हैं? मानव को कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है या इकोसिस्टम है? बांध, बगीचा, एक्वेरियम या रेगिस्तान? तो कौन होगा? रेगिस्तान। यानी कि किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से क्या होता है? परस्पर एक संबंध होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। ठीक। कोई एक जीव है, जीव समुदाय, उसका वातावरण के साथ या कोई भी अन्य जैविक समुदाय है उसके साथ संबंध है, इस संबंध को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। अच्छा, अब जो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया उसकी रचना किससे होगी? जैविक से भी होगी, अजैविक से भी होगी, दोनों से होगी। ठीक। अजैविक संगठक और जैविक संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टास्ले ने। कब किया था? 1935 में। और ये कैसा होता है? खुला होता है। ये कैसा होता है? एक खुला तंत्र होता है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में अगर हम लोग देखें, बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। एक तो प्राकृतिक होता है और क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है। प्राकृतिक में हमारे झील आ जाएंगे, वन, मरुस्थल, तालाब, घास, तालाब के मैदान, घास के मैदान, तालाब, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। कृत्रिम में जो हम लोग कृत्रिम रूप से बनाते हैं, जैसे बगीचे बनाते हैं हम लोग, पार्क बनाते हैं, खेत बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं ना, ये सब हो जाएंगे हमारे कृत्रिम। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आंसर ऑब्वियस है, डी हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर से मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइट्स, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये होते हैं अपरदहारी। ठीक है। सबसे लास्ट स्टेज यानी 5वीं स्टेज होती है अपरदहारी की। ठीक है। इसमें मिलीपीड्स भी आ जाएंगे, स्प्रिंगटेल आ जाएंगे, गोबर मक्खियाँ आ जाएंगी, घोंघा आ जाएंगे, जो ऐसे तत्व आ जाएंगे, ऐसे यौगिक आ जाएंगे या ऐसे जीव जंतु आ जाएंगे जो मृत या सड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं, पौधे होते हैं या जंतु, उनसे पोषण पाते हैं। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार उच्चतम बायोमास के साथ आधार अपना स्थान ग्रहण करते हैं, यानी जिसका बेस इस तरीके से, जैसे ये आधार हो गया और ये ऊपर ही चला जाता है, तो ये आधार ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। तो भाई सबसे कम किसका होना चाहिए? यहाँ पे जो टॉप पे होगा उसका सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो बेस पे होगा। अब बेस पे कौन होता है? उत्पादक। ठीक है। तो बायोमास के पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। तो उच्चतम बायोमास कौन होगा?
उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक नहीं है? अजैविक नहीं है, ठीक है। पवन, वर्षा, पौधा, मिट्टी, ठीक। तो यहाँ पे जो पौधा आ जाएगा, ठीक है, जो पौधा आ जाएगा वो अजैविक नहीं है। इसके अलावा आपसे पौधे में जीवन होता है तो अजैविक नहीं हो गया। हाँ, इसके अलावा पवन देख रहे हैं, वर्षा देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैविक है। चलिए आज का 15 प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं वो अजैविक घटक कहलाएंगे। जैसे प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, है ना। और जो भी जीवित होंगे, जैसे प्राणी आ गए यानी मानव हो गए, जंतु, परजीवी, सूक्ष्म जीव, डिकम्पोजर आ गए, पौधे आ गए, है ना, ये सब जैविक घटक। तो जैविक और अजैविक को मिलाकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि घास है, घास का मतलब छोटे छोटे पौधे, उनमें जीवन है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जीवित जीव जो है वो अजैविक घटक नहीं, कौन सा है? जैविक घटक। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में किसे नहीं मानेंगे? तो जाहिर सी बात है, पौधे में जीवन होता है तो उसे अजैविक पर्यावरण का एक भाग नहीं माना जाएगा। कौन सा पारितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? अजैव घटक नहीं है तो वन नहीं है, ठीक है। तो वन, क्योंकि वन में पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जीवन होता है। निम्नलिखित में से कौन से अजैव घटक हैं? है ना, तो हमको बताना कौन से अजैव घटक हैं। चट्टान है कि पौधे हैं कि मिट्टी? तो भाई जीवन किस में है? पौधे में। तो क्या अजैव घटक होगा? नहीं होगा। तो कौन बचा? चट्टान और मिट्टी। तो पहला और तीसरा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनाता है? जैव घटक, अजैव घटक, जैव अजैव दोनों या दोनों घटकों में कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? अजैव घटक। कौन सा हो जाएगा? अजैव घटक बनाएगा, क्योंकि इससे सिर्फ सूर्य के प्रकाश से क्या और किरणें होंगी, गैसेज होंगी, उनमें जीवन नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? अजैव घटक। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। कल के वीडियो में दोबारा हम लोग मिलेंगे, आगे के 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।